हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं। और कल वाली क्लास के अंदर हमने मुगलिया सल्तनत के आगमन के बारे में चर्चा की थी और साथ ही साथ चर्चा करते करते कुछ तकनीकी खामी की वजह से सीधे शब्दों में कहूँ तो थोड़े वो लाइट की प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से बीच में क्लास अधूरी रह गई थी। तो उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने बात की थी कि मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले देखिएगा, बाद में ये वीडियो समझ में आ पाएगा। मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर करीब 1483 ईस्वी में फरगना में जन्मा था। फरगना वर्तमान उज्बेकिस्तान में है। मिर्जा अली शेख और निगार खानम की संतान जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बहुत ही कम आयु के अंदर वह फरगना का सुल्तान बना था और वहां से वह हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान में उसने सबसे पहला युद्ध लड़ा बाजोर, जो कि अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान के पास में एक जगह है भेरा दुर्ग। उस भेरा दुर्ग को बारूद से उड़ाया था, अर्थात पहली बार बारूद का प्रयोग बाबर के द्वारा इसी युद्ध में किया गया था। उसके बाद में बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को वर्तमान हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की स्थापना की और यहां के सुल्तान, दिल्ली और आगरा के सुल्तान इब्राहिम खां लोदी को मारा था। देखिए, बाबर के बारे में एक लेखक है जिसका नाम है लेनपूल। कथन आपको कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। लेनपूल का कथन है कि वह एक भाग्यशाली सैनिक था, योद्धा नहीं। यह कोटेशन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे लेनपुल ने बाबर के बारे में भी एक कथन कहा है और हुमायूं के बारे में भी कहा है। लेनपुल ने कहा कि वह एक भाग्यशाली व्यक्ति था, भाग्यशाली सैनिक था, योद्धा नहीं। इस कोटेशन का तात्पर्य क्या है, क्यों कहा यह लेनपुल ने, उसकी एक वजह जानिए। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बाबर जब फरगना से हिंदुस्तान आया था तो हिंदुस्तान में वर्तमान काबुल के पास बाजोर में, जो कि अफगानिस्तान के अंदर है, वहां भेरा किले को बारूद से उड़ाया था। तो कहीं ना कहीं बाबर को उस युद्ध में इतना पसीना नहीं बहाना पड़ा। जहां तक पानीपत के युद्ध का सवाल है, तो पानीपत के युद्ध में दिल्ली और आगरा क्षेत्र के सुल्तान इब्राहिम खां लोदी को बाबर ने हराया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत वर्तमान हरियाणा में है। हरियाणा के पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, उस प्रथम युद्ध के अंदर इब्राहिम खां लोदी को बाबर ने हराया था। और हराया कैसे था वो भी सुन लीजिए। देखिए, मैंने सल्तनत काल के टॉपिक में आपको बताया था कि इब्राहिम खां लोदी ने अपने पिता, अपने अब्बू सिकंदर खां लोदी को मारकर 1517 ईस्वी में गद्दी हासिल की थी। ये इब्राहिम लोदी बड़ा क्रूर और एक आतताई सुल्तान था। दिल्ली की जनता इससे काफी नाराज थी और दिल्ली की जनता स्वयं चाहती थी कि इब्राहिम खां लोदी सुल्तान पद से हटें, यानी वह सुल्तान न बना रहें। इसी वजह से दिल्ली की जनता और इब्राहिम के सेनापति, जिनका नाम था मियां माखन, मियां फॉर्मुली और मियां भुआ, इन तीनों ने भी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का साथ दिया, न कि इब्राहिम खां लोदी का। यानी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी बाबर को भाग्य ने साथ दिया है। जहां तक खानवा युद्ध का सवाल है, तो यह खानवा युद्ध मेवाड़, वर्तमान दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर के महाराणा थे, जिनका नाम था महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास में राणा सांगा नाम से अधिक जाना जाता है। मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह और उनके साथ में बहुत बड़ा राजपूत संगठन था।
इस राजपूत संगठन की स्थापना महाराणा सांगा ने ही की थी, जिसका टारगेट था भारत से मुस्लिम सत्ता को भारत से निकालकर बाहर करना, यानी फिर से हिंदुआ पादशाही की स्थापना करना। इसलिए बाबर ने अपनी पुस्तक तुज़ुक-ए बाबरी में महाराणा सांगा को हिंदू पादशाह भी कहा है और महाराणा सांगा को हिंदू पथ भी कहा जाता है, यानी हिंदुओं को रास्ता दिखाने वाले। यानी महाराणा सांगा हिंद स्वराज के पहले नायक माने जा सकते हैं हिंदुस्तान के इतिहास में। इसलिए उन्होंने एक राजपूत संगठन तैयार किया और उस राजपूत संगठन का टारगेट था भारत में फैली विदेशी ताकत अर्थात सीधा सीधा मुस्लिम ताकतों को भारत से निकालकर बाहर करना। यह महाराणा सांगा और उनके राजपूत संगठन का लक्ष्य था। और इस राजपूत संगठन में महाराणा सांगा के साथ में आसपास के जितने भी राजपूत रजवाड़े थे वो उनके साथ थे, जिसमें 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार बताए जाते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी सेना थी महाराणा सांगा के पक्ष में, राजपूतों के साथ राजपूतों का एक संगठन था, वह बाबर से हार कैसे गया? यानी कहीं ना कहीं इस युद्ध में भी बाबर को भाग्य ने साथ दिया है। जहां तक खानवा युद्ध का सवाल है, मैं आपको बता देता हूं, खानवा का युद्ध जब लड़ा गया था तो वैसे खानवा जो है एक पठारी हिस्से का भाग है। खानवा वर्तमान भरतपुर राजस्थान में है। खानवा में महाराणा सांगा के खिलाफ बाबर ने एक युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था। उस युद्ध पद्धति का नाम था उस्मानी युद्ध पद्धति। उस उस्मानी युद्ध पद्धति के अंतर्गत बाबर ने अपनी घुड़सवार सैनिक टुकड़ियों को 4 भागों में डिवाइड किया। इन सैनिक टुकड़ियों को कह रखा था कि वो पीछे से आक्रमण करें, इस टुकड़ी को कहा था पीछे से करे, और ये टुकड़ी साइड से करेगी, ये टुकड़ी साइड से करेगी। साथ साथ में इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति का भी इस्तेमाल किया था। कई बार एग्जाम में सवाल आता है तुलगमा युद्ध पद्धति का जन्मदाता कौन था। इस तुलगमा पद्धति के अंतर्गत बाबर ने रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे बनवा लिए थे और उस पर घास फूस भर दी थी, और राजपूतों ने हमेशा की तरह वही गलती की परंपरागत युद्ध लड़ने की। वो सीधे सीधे ऐसे आक्रमण करने के लिए आते थे। और दूसरी सबसे बड़ी गलती राजपूतों ने यह की कि अपने हरावल दस्ते में, हरावल जो सेना का आगे वाला हिस्सा कहलाता है, हरावल दस्ते में उन्होंने हाथियों को रखा। और आप जानते हो कि उस समय भारत में यह मान्यता थी कि हाथी एक बहुत बड़ा हथियार माना जाता था, क्योंकि हाथी जो है वह पूर्वी एशिया की पैदाइश है। पश्चिमी एशिया के निवासियों को हाथियों के बारे में जानकारी नहीं थी। जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आते थे उनको हाथियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ उन्होंने सुन रखा था कि एक बहुत बड़ा जानवर होता है जो आगे से पीछे से एक जैसा दिखता है, कहां से खाता है हमें कोई आइडिया नहीं। तो हाथियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो राजपूतों ने चला के इस युद्ध में हाथियों को आगे रखा था, हरावल में रखा था, यह सोच के कि सामने वाली सेना डर के ही भाग जाएगी। लेकिन आप सोचिए, बाबर के पास में जो सबसे मुख्य ताकत थी वो थी तोपें। तो बाबर ने सामने तोपें लगा रखी थी, और तोपों से आप सोचिए कि हाथियों को निशाना बनाया जाएगा तो हाथी क्या करेंगे, आगे बढ़ने की बजाय पीछे ही जाएंगे। और बीच में तुलगमा पद्धति के माध्यम से गड्ढे बना रखे हैं तो सारे उसमें गिर जाते थे। तो कहते हैं कि आधी सेना तो हाथियों ने पैरों तले खुद ही रौंद डाली थी। और स्पेशली बाबर के तीरंदाज सैनिकों ने राजपूतों को ही निशाना बनाया था। यानी इस युद्ध में भी अगर देखा जाए तो खानवा में महाराणा सांगा और उनका राजपूत संगठन बाबर से स्वयं हारा है। इस युद्ध में बाबर जीता नहीं है, मेवाड़ और राजपूत संगठन स्वयं हारे हैं। यानी यहां पर भी पता चलता है कि बाबर एक भाग्यशाली सैनिक था। जहां तक चंदेरी युद्ध का सवाल है, चंदेरी का युद्ध मालवा क्षेत्र के शासक मेदिनी राय चंदेल के खिलाफ लड़ा था। मेदिनी राय चंदेल ने बाबर के खिलाफ यह युद्ध लड़ा था
और मेदिनी राय चंदेल ने वो गलती नहीं की जो खानवा युद्ध में राजपूतों ने की थी। इस युद्ध में बाबर को मेदिनी राय ने 3 ओर से घेर रखा था। इस युद्ध में भी बाबर 101% हारने वाला था, लेकिन न जान न पहचान बिन मुलाया मेहमान गुजरात क्षेत्र का, पिछले वीडियो में आप देखना, गुजरात क्षेत्र में एक शासक था जिसका नाम था शेर खान सूरी। वह बिन मांगे बाबर की मदद कर देता है और मेदिनी राय जीतते जीतते हार जाते हैं। यानी बाबर का यहां पर भी भाग्य ने साथ दिया। जहां तक घाघरा नदी के युद्ध का सवाल है, तो वही शेर खान बाबर के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि अब शेर खान को लगने लगा था कि बाबर हिंदुस्तान में अपनी जड़ें जमा लेगा। इसलिए शेर खान ने सारे अफगानियों को इकट्ठा किया और एक संगठन बनाया। उस संगठन के अंदर सारे अफगानी मुसलमान थे, पठान थे, जिसमें शेर खान के अलावा बंगाल का शासक नुसरत खान, इसके अलावा बिहार का सुल्तान महमूद लोदी, पंजाब का सुल्तान दौलत खान लोदी और खुद शेर खान, इन सब ने मिलकर बाबर को घाघरा नदी के युद्ध में धकेला। दरअसल उस समय बंगाल पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था बाबर, और बीच में सरयू अर्थात घाघरा नदी पड़ती है। जब वो घाघरा नदी पार कर रहा था, उस समय अचानक अफगानियों ने उस पर धावा बोला। यह भारतीय इतिहास का एकमात्र युद्ध है जो नदी में लड़ा गया है, नावों के माध्यम से लड़ा गया है। और इस युद्ध में बाबर 1001% हारने वाला था। क्यों? कारण समझिए। बाबर की असल ताकत क्या थी? तोफखाना और घुड़सवार सेना। और आप भी जानते हो कि घुड़सवार और तोफखाना नदी में कोई काम नहीं आते। बाबर ने अपने बेटे नासिर से कहा भी था, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, कि बेटा इस बार भी खुदा हमारे साथ मजाक कर रहा है, हम निश्चित ही हार जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या सूझी उसी शेर खान को, उसने पाला बदल दिया, अफगानियों का साथ छोड़ के अपने ही लोगों की नावें डुबोना शुरू कर दिया, और बाबर इस युद्ध में हारते हारते फिर से जीत गया। भाग्यशाली, भाग्यशाली, भाग्यशाली। बाबर, लेनपुल ने ठीक ही कहा है कि वह एक भाग्यशाली सैनिक था, योद्धा नहीं। तो ये थी बाबर की कुछ दास्तान जो मैंने आपको युद्ध के माध्यम से बताई। बाबर की कुछ और भी बातें हैं जो आपके एग्जाम में अन्य प्लेटफॉर्म पे काम आ सकती हैं, वो सुन लीजिए। देखिए, बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी, जो स्वयं लिखी थी, जिसका नाम था तुज़ुक-ए-बाबरी। इस पुस्तक को बाबरनामा भी कहते हैं। तुर्की भाषा की पुस्तक है, मुबाइन शैली की पुस्तक है, लेखक खुद बाबर हैं। ये बाबर की जीवनी भी कहलाती है। बाबर ने 2 सिक्के भी चलवाए थे, शाहरुख और बाबरी नाम के। 1525 में मीर बाकी शाह नाम का एक बाबर का सेनापति था, जिसने अयोध्या में रामलला का मंदिर तोड़ा था। और इसी मीर बाकी शाह ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। और आप जानते हो कि इसका मामला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सॉल्व किया गया है। काफ़ी लंबे समय तक ये मामला लटका हुआ था। इस मामले के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे संवेदनशील मामले हिंदुस्तान में अच्छे नहीं लगते। हमारा उद्देश्य सिर्फ कंपटीशन क्रैक करना है। बाबर ने तख्ती-ए-बावनी का आविष्कार किया था। तख्ती-ए-बावनी, तख्ती-ए-बावनी यानी 52 तख्तियां अर्थात ताश के खेल का आविष्कार किया था। ताश जानते हो ना, प्लेइंग कार्ड, वह बाबर ही उससे आविष्कार किया था। कहते हैं कि बाबर जब मरा था
तो मरने के बाद 1530 ईस्वी में उसे आगरा में दफन किया गया। लेकिन बाबर की स्वयं की इच्छा थी कि मरने के बाद उसे काबुल ले जाया जाए, इसलिए करीब सप्ताह भर बाद में उसकी कब्र दोबारा खोदकर वापस उसके शव को ले जाया गया काबुल में। इसलिए मकबरे भी पूछते हैं। काबुल में मकबरा है बाबर का, काबुल वर्तमान अफगानिस्तान में। इस मकबरे को कहते हैं नूर ए अफगन। तो ऐसे भी कई बार सवाल पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह हिंदुस्तान के बाहर दफन हुआ है, तो वो है बाबर। चलिए, बाबर के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, वो है बाबर का बच्चा नासिरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं। टॉपिक के स्टार्ट में ही मैंने आउटलाइन बना दी थी, शायद आपको आसानी होगी। देखिए, बाबर का पुत्र नेक्स्ट बादशाह बना है जिसका नाम है नासिरुद्दीन। ओरिजिनल नाम है मुहम्मद हुमायूं। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली या भाग्यवान। समय है हुमायूं का 1530 से 1540 के बीच में, ये प्रथम शासनकाल। और उसके बाद में है 1555 से 1556 के बीच में, यह द्वितीय शासनकाल। इसके बीच में सूरवंश आता है, जिसमें शेर शाह सूरी 1540 से 45 के बीच में। उसके बाद में उसके 4 लड़के इस्लाम शाह, आदिल शाह, ताज खान और सिकंदर शाह। इनका समय मोटे तौर पर 1545 से लगाकर 1555 के बीच में माना जाता है। ठीक है। हुमायूं, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, मुगलिया सल्तनत का दूसरा बादशाह। बाबर के 4 शहजादे थे। पिछले वीडियो में हमने आउटलाइन में सब समझा दिया था। बाबर का सबसे बड़ा शहजादा था नासिर, जो ये है। दूसरा था कामरान खान, तीसरा था हिंदाल खान और चौथा था अस्करी खान। देखिए, हुमायूं का भाग्य कैसे और किस प्रकार से परिवर्तित होता है वो देखिएगा इस वीडियो की तस्वीर में। बाबर ने मरने से पहले 2 बातें बताई थी अपने बेटे नासिर को, क्योंकि नासिर बहुत ही भोला किस्म का बच्चा था। 2 बातें कही थी कि बेटा, एक तो तू इस शेर खान से सावधान रहना, ठीक है, जो बाद में शेर शाह सूरी नाम से सुल्तान बनेगा। एक तो इससे सावधान रहना। दूसरी, बाबर ने यह बात भी कही थी कि बेटा, हो सके तो अपने भाइयों के बीच में बराबर का न्याय करना। क्या कहा था? बराबर का न्याय करना। क्योंकि भाइयों का जब हम हक छीन लेते हैं तो कहीं ना कहीं खानदान बर्बाद होते हैं। तो 2 बातें कही थी, बराबर का न्याय करना और कहा था कि शेर खान से सावधान रहना। अब हुमायूं क्या करता है देखते हैं। स्वभाव से काफी भोला है ना। इसकी कहानी सुनने के बाद में शायद हो सकता है कि आपको रोना भी आ जाए। अब्बू कह के गए थे कि बेटा, भाइयों के बीच बराबर का न्याय करना, लेकिन भोले हुमायूं ने भाइयों के बीच अपना साम्राज्य बांट लिया। आज भी कोई कहता है हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच में बराबर का न्याय किया,
साम्राज्य बांट लिया। अब्बू ने ये कहा था कि बराबर का न्याय है, लेकिन बोला है ना हुमायूं स्वयं मध्य भारत के अंदर बादशाह रहा। कामरान खान को पंजाब और लाहौर वाला क्षेत्र दिया, हिंदाल खान को बंगाल वाला क्षेत्र दिया और अस्करी खान को संभल वाला क्षेत्र दिया, जो अलवर के आसपास वाला इलाका है। इस तरह से ये साम्राज्य विभाजित कर दिया। उस समय शेर खान से भी सावधान रहने की बात की थी। ये वही शेर खान है जो चंदेरी के युद्ध में बिना मांगे बाबर की मदद करता है, और ये वही शेर खान है जो घाघरा नदी के युद्ध में बाबर के खिलाफ अफगानियों का साथ देता है और बाद में पाला भी बदल देता है। क्या लगता है ये शेर खान विश्वास के योग्य है? बाबर को अच्छी तरह से पता था कि ये विश्वास पाता है। इसलिए हुमायूं ने शेर खान को गुजरात से निकाल दिया। तो शेर खान ने हुमायूं को कहा कि मैंने तो आपकी इतनी मदद की है आपके अब्बा जान की, और आप मुझे भी दंडित किए। तो हुमायूं स्वभाव से बोला था, उल्टा उसे कालिंजर का किलेदार बना। शेर खान दूर था, जो ही हुमायूं बादशाह बना तो शेर खान ने हुमायूं के खिलाफ मोर्चा खोला। सबसे पहला युद्ध कालिंजर। चौसा का युद्ध, उसके बाद बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ये तीनों युद्ध हुमायूं ने शेर शाह सूरी या शेर खान सूरी के खिलाफ लड़ा। जब हुमायूं बादशाह बना तो उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर शेर खान ने कालिंजर किले में विद्रोह कर दिया था। जब हुमायूं शेर खान को दबोचने के लिए अपने भाई हिंदाल के साथ कालिंजर पहुंचा, काफी लंबी घेरेबंदी चली वर्तमान मध्य प्रदेश के कालिंजर में, और उस घेरेबंदी के दौरान शेर खान को भी लगने लगा कि वो हुमायूं से जीत नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कारण उस समय पूरे भारत में सिर्फ मात्र मुगलिया सल्तनत के बादशाहों के पास ही तोपखाना हुआ करता था, बाकी किसी के पास तोपें नहीं। और शेर खान को भी पता है कि वो तोपों के साथ ठहर नहीं पाएगा। इसलिए हुमायूं के सामने शेर खान गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ कर दो। जिस समय हुमायूं कालिंजर किले में व्यस्त था युद्ध में, उस समय मेवाड़ महाराणा सांगा की विधवा रानी कर्मावती ने हुमायूं को सहायता के लिए राखी भेजी। तो हुमायूं राखी की लाज नहीं रख सकता था, क्योंकि हुमायूं उस समय शेर खान के विरुद्ध कालिंजर युद्ध में व्यस्त था। इसलिए शेर खान के खिलाफ हुमायूं मेवाड़ की महारानी कर्मावती, विधवा रानी कर्मावती की सहायता नहीं कर पाया। लेकिन जब शेर खान कालिंजर युद्ध में जीत नहीं पाया हुमायूं से, तो उसने माफी मांगी और अपने बेटे अरकली खान को जमानत के तौर पर रखने को कहा माफी के बदले। और उसके बाद में हुमायूं अपनी बहन की लाज बचाने के लिए मेवाड़ की तरफ गया। तो स्वाभाविक सी बात है, पीछे शेर खान और मोर्चा खोल दे। शेर खान ने फिर से कालिंजर में विद्रोह कर दिया। ये बात करीब 1532-34 के मध्य की। दोबारा विद्रोह कर दिया। तो हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल खान को दिल्ली भेजा कि वो सेना लेने के लिए दिल्ली जाए और शेर खान को दबोचे। लेकिन हिंदाल ने भी वहां धोखा किया। दिल्ली जाकर सारी सेना उसने बंगाल की तरफ रवाना कर दी और दिल्ली की स्थिति असंतुलित हो गई। अब हुमायूं ना इधर का ना उधर। हुमायूं मेवाड़ आया और मेवाड़ में कर्मावती तो जौहर कर चुकी थी, लेकिन कर्मावती के दो छोटे बच्चे थे। एक का नाम था विक्रमादित्य और दूसरे का नाम था उदय सिंह। ये वही उदय सिंह हैं जिन्होंने उदयपुर शहर बसाया है। ये वही उदय सिंह हैं जो मेवाड़ महाराणा प्रताप के पिता हैं।
उन उदय सिंह और विक्रमादित्य को फिर से चित्तौड़ किला सौंप दिया और सौंप कर वापस हुमायूं कालिंजर की ओर बढ़ा। तब तक शेर खान दिल्ली में अपनी स्थिति मजबूत कर चुका था। 1539 चौसा युद्ध में शेर खान ने हराया हुमायूं को और 1540 कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को बुरी तरह से पटखनी देकर हिंदुस्तान छोड़ने पर विवश कर दिया। कैसे किया हुमायूं ने, शेर खान ने? जब मेवाड़ से हुमायूं 1536 के बाद में वापस लौटा दिल्ली की ओर, वहां दिल्ली में पहले से शेर खान अपनी स्थिति मजबूत कर चुका था और मजबूत करने के बाद में जब हुमायूं को गुस्सा आया तो वो शेर खान के पीछे एक बड़ी सेना लेकर निकल पड़ा। तो शेर खान ने चौसा नामक स्थान पर अपने शिविर डाले और चला के मौसम का इंतजार किया। शेर खान ने आक्रमण की पहल नहीं की। करीब 6 महीने तक वो इंतजार करता रहा, क्योंकि शेर खान को अच्छी तरह से पता था कि बारिश आने के बाद अगर युद्ध होगा तो शायद शेर खान की जीत तय है। कैसे? क्योंकि हुमायूं के पास तोपखाना, उस समय मुगलिया सल्तनत के पास ही था ये बारूद तोपखाना। बारिश की वजह से बारूद सारा गल चुका था। उसके बाद शेर खान ने हमला किया तो हुमायूं को जान बचाकर भागना पड़ा। वह कन्नौज की ओर भागा तो शेर खान ने कन्नौज की तरफ भी उसका पीछा किया और इस बार भी हुमायूं ने वही गलती की जो चौसा में की थी। इस बार भी हुमायूं ने ऐसी जगह पर अपने शिविर डाले जहां नदी के निचला वाला हिस्सा था और इस बार कर्मनाशा नदी में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि हुमायूं स्वयं बहकर निकल गया। लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। एक निजाम नाम के भिस्ती ने, एक नाविक ने हुमायूं की रक्षा की। भिस्ती एक नाविक ने रक्षा की तो हुमायूं ने उसको भी कहा कि अगर मैं भविष्य में बादशाह बना तो एक दिन तुझे भी बादशाह बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल तो हुमायूं के पास से बादशाह तो उसके हाथ से निकल चुकी थी। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को हराकर हिंदुस्तान का तख्त हासिल कर लिया और हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। हुमायूं यहां से सीधा अपने भाई कामरान खान से सहायता मांगने के लिए लाहौर की तरफ भागा, लेकिन कामरान खान ने उसे अपनी सीमा में आने तक नहीं दिया। बेचारा हुमायूं धौसा किले में छुपा रहा। यह धौसा का किला लाहौर में है। पाकिस्तान में पंजाब। धौसा किले में छुपा रहा और वहां धौसा किले में हिंदाल के एक गुरु थे, सूफी संत, उनकी बेटी हमीदा बानो से निकाह पड़ा। क्योंकि हमीदा बानो ने हुमायूं की बहुत वहां सेवा की, वहां निकाह पड़ा हुमायूं ने। और वहां जब शेर खान को पता चला और कामरान खान को पता चला कि हुमायूं उसकी सीमा के नजदीक है तो बेचारा जान बचाकर भागता भागता थार का रेगिस्तान पार करते हुए सीधा अमरकोट पहुंचा। अमरकोट पर हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले धौसा किले से अमरकोट के बीच वाली दास्तान में आपको सुना देता। ये दास्तान लिखी है हुमायूं की बहन गुलबदन बानो ने। गुलबदन बानो जो कि हुमायूं की बहन थी, उसकी एक पुस्तक थी हुमायूं नामा। हुमायूं नामा में गुलबदन लिखती कि जब धौसा से हम थार का रेगिस्तान पार करके भाग रहे तो अनाज तो दूर की बात, 21 दिनों तक एक पानी की बूंद तक हमने नहीं छुई। पैरों से खून निकल रहा था। हमीदा बानो 8वें महीने गर्भ से थी। भागता भागता ये परिवार सीधा अमरकोट पहुंचा। अमरकोट जिसे वर्तमान में पाकिस्तान सरकार ने उमरकोट बना रखा है। अमर क्यों रहे, वहां पर भी थोड़ी सी सांप्रदायिकता तो चलनी चाहिए। उमरकोट नहीं, अमरकोट। अमरकोट में
एक सोढ़ा खानदान है, सोढ़ा राजपूत, जिनका नाम था वीरसाल सोढ़ा। इस सोढ़ा खानदान के शासक थे वीरसाल सोढ़ा। उन्होंने हुमायूं और उनके परिवार को अपने घर में शरण। आज भी ये राजपूत खानदान पाकिस्तान में है। इस खानदान की कुलदेवी का नाम हिंगलाज माता है। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में जितने भी सांसद हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं। एकमात्र हिंदू सांसद हैं जिनका नाम है राणा हमीर सिंह सोढ़ा, जो कि पाकिस्तान में दांतों के बीच एक जीभ के समान है, लेकिन वो शेर अकेला ही घूमता है पूरे पाकिस्तान में। और आपको पता ही है पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालात है। राणा वीरसाल सोढ़ा के घर में यहीं पर हमीदा बानो, जो कि गर्भवती थी, वहां पर 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम रखा गया जलाल, जो आने वाले समय में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम से जाना जाएगा। हुमायूं भागता भागता थार का रेगिस्तान पार करता हुआ भूखा प्यासा भटकता रहा। अपने परिवार को वहीं छोड़ के हुमायूं यहां से ईरान चला गया। ईरान जिसको फारस कहा जाता है वर्तमान में, वहां के एक शासक थे जिनका नाम था शाह ताहमस्प। इन शाह ताहमस्प ने हुमायूं की सहायता की थी। हिंदुस्तान में तो किसी ने सहायता नहीं। एक लेखक है जिसके बारे में कुछ देर पहले भी मैंने कहा था, जिसका नाम है लेनपूल। लेनपूल ने बाबर के बारे में भी कहा था, जो मैंने कुछ देर पहले बताया, लेकिन हुमायूं के बारे में भी कहा था। वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा, लुढ़कता रहा, आखिर ठोकर खाकर लुढ़कता हुआ ही मरा। क्या वास्तव में जो लेनपूल ने कहा है वो सत्य है या नहीं? हुमायूं यहां से ईरान चला गया। ईरान के शाह ताहमस्प ने उसकी सहायता की। अपना वकील सल्तनत 1540 में हुमायूं हिंदुस्तान का तख्त खो चुका था, सूर्यवंश की स्थापना हो चुकी। हुमायूं वापस हिंदुस्तान आएगा 1555 ईस्वी में। हुमायूं शाह ताहमस्प के वकील सल्तनत, जिसका नाम था बेरम खान, नाम सुना होगा, ये फारसी था, ईरानी था। बेरम खान के साथ 1555 में वापस हिंदुस्तान आया। उस समय शेर खान दुनिया में नहीं था। 1545 में शेर खान भी मारा जा चुका था। शेर खान के 4 लड़कों ने अलग अलग इलाकों में अपने साम्राज्य बांट रखे थे। इस बेरम खान ने सबसे पहला युद्ध लड़ा, और वो युद्ध था सर ए हिंद का, यानी हिंदुस्तान का सिर, जो वर्तमान में पंजाब में है, बठिंडा को कहते हैं। (1555 ईस्वी में इस युद्ध में सिकंदर शाह शूर को परास्त किया, जो कि हुमायूं शेर शाह का पुत्र था। उसके बाद में इसी बेरम खान ने हुमायूं की सहायता करते हुए मच्छीवाड़ा के युद्ध में, देखिए चौसा कन्नौज सबको याद रहते हैं, मच्छीवाड़ा वर्तमान दिल्ली के पास हरियाणा में पड़ता है। 1555 ईस्वी में इस युद्ध में आदिल शाह शूर को परास्त किया, क्योंकि आदिल शाह शूर का साम्राज्य उस समय दिल्ली के आसपास था, और सिकंदर शाह शूर का साम्राज्य जो था पंजाब के आसपास था। और हुमायूं को फिर से बादशाह बनने में मदद की इस बेरम खान ने। एक समय की बात है,
26 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं बहुत शौकीन था, बता दूं मैं आपको, भूगोल और ज्योतिष विषय का। हुमायूं की राजधानी थी दीन पनाह नगर। उस दीन पनाह नगर की पुस्तकालय की सीढ़ियों पर पुस्तक पढ़ रहा था, शेर मंडल पुस्तकालय था, और उस पुस्तक पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं रहा, इतना खो गया पुस्तक के अंदर कि पता ही नहीं रहा कि जमीन है या सीढ़ियां। पैर फिसला, लुढ़कते लुढ़कते अल्लाह को प्यारा हो गया। इसलिए लेनपुल ने कहा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा, लुढ़कता रहा, आखिर ठोकर खाकर ही मरा। सही तो कहा है। आपने क्या देखा? कन्नौज चौसा युद्ध में हारने के बाद लाहौर गया और वहां से भूखा प्यासा थार का रेगिस्तान पार करते हुए अमरकोट पहुंचा। ठोकर ही तो खा रहा था। हिंदुस्तान का बादशाह दर दर की ठोकरें खाता रहा और आखिर में ठोकर खाकर ही मरा। तो ये थी हुमायूं की जीवनी और हुमायूं का राजनीतिक इतिहास। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, मुगलिया सल्तनत के नेक्स्ट बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय, वंदे मातरम।